हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पाथफाइंडर। आप सभी लोगों का स्वागत है पाथफाइंडर चैनल पर। दोस्तों, एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने के लिए मैं आ गया हूं। अगर आप करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो ये आर्टिकल आपने ज़रूर देखा होगा। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा पब्लिश की गई है, जिसमें कुछ डरा देने वाले तथ्य जो है वो सामने रखे गए हैं। दरअसल जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है सर, ये पूरे के पूरे विश्व के लिए एक सबसे बड़ा जोखिम हो सकता है। जलवायु परिवर्तन सबसे गंभीर वैश्विक जोखिम, इस विषय पे बात करेंगे, जो कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 18th एडिशन के अंदर बात सामने है। विस्तार पूर्वक इस विषय पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जुड़े हैं देश के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ। यहाँ पर आपको बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स की गाइडेंस मिलती है, जिनकी मदद से, जिनकी मार्गदर्शन में आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अनलिमिटेड टाइम्स आप लेक्चर्स को व्यू कर सकते हैं, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस है, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, लाइव मेंटोरशिप है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है। इन शॉर्ट, हर वो चीज़ जो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए चाहिए वो आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके लिए आपको जुड़ना है हमारे साथ, हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज में, यूजिंग दिस कोड SAR10। डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड, बिकॉज दिस कोड विल फेच यू मैक्सिमम डिस्काउंट्स ऑन ऑल आवर कोर्सेज। आप हमारे साथ प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, यूपीएससी आइकॉनिक वीक ऑफर जो है वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जहां पर आप 46,000 रुपीज तक सेव कर सकते हैं हमारे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर, अगर आप 21 तक एनरोल करते हैं यूजिंग दिस कोड SAR10। ये कोड जरूर यूज कीजिएगा। दोस्तों, 2024 के लिए कंप्लीट इंग्लिश बैच बाय द नेम एक्सपीडिशन स्टार्ट किया गया है। एक्सपीडिशन बैच में आप एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन जो है उसको अच्छे से करें। नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन, यानी कि इन सभी कोर्सेज में, किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, आपको सारा का सारा अमाउंट एक साथ देने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आप ये अमाउंट पे करके हमारे साथ हमारी सब्सक्रिप्शन का पार्ट बन सकते हैं। दोस्तों, आर्टिकल की बात करते हैं। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 8वां एडिशन ऑफ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वो पब्लिश कर लिया। दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके की चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो डेफिनेटली वी शुड नो कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वो कौन सी इकाई, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है। सो दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट पब्लिश करी है, जहां पर दुनिया को तैयार रहना होगा नेचुरल डिजास्टर्स और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए अगले 2 सालों में। अगले 2 साल यानी कि 2024 और 2025। दोस्तों, हमने दो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के केसेस जो है वो देखे हैं, किस तरीके से पिछले कुछ समय में गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा हुआ है या सर्दी एकदम से बढ़ जाती है। इस तरीके की चीज़ें जो हैं, जब एकाएक टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए या बहुत लो हो जाए, वो वेदर एक्सट्रीम्स के नाम से जाना जाता है, और ये जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज का ही कारण है। सो इस वजह से आने वाले 2 सालों में ये इस तरीके के जो वेदर एक्सट्रीम्स हैं वो आम होने वाले हैं। हम लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन से जूझने की या क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने की। ना तो हम उसको सही ढंग से अभी तक क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर पाए हैं, और ना ही हम उसके साथ अडॉप्ट कर पाए हैं। अब दोनों में से एक चीज़ करनी ज़रूरी होगी। या तो हम क्लाइमेट चेंज को होने से रोक लें, या फिर हम उसके साथ अडॉप्ट कर लें कि उससे कोई नुकसान हमें ना पहुंचे। लेकिन दोनों ही केसेस में हम पूर्ण तरीके से सफल नहीं हुए हैं, जिस वजह से अब इसके इम्पैक्ट जो है वो खासकर अगले एक डिकेड में पूरी की पूरी दुनिया को काफ़ी ज़्यादा खतरे में डाल सकते हैं, जिसपे सबसे एक कॉमन फिनोमिना जो है वो नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक आपदाएं, कहीं पर सूखा पड़ना, कहीं पे बाढ़ आना, इस तरीके की चीज़ें जो हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ना, इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है हमारी, उसमें नुकसान होगा, और इकोसिस्टम का, पारिस्थितिकी तंत्र का नुकसान यहाँ पर होगा। इकोसिस्टम कोलैप्स जो है वो कर सकता है। दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, ये वो सब चीज़ें हैं जो इस अर्थ के ऊपर लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इन चीज़ों में नुकसान होगा तो अनडाउटेडली रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों, आज अगर हम एटमॉस्फेरिक लेवल्स की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो ऑल टाइम हाई है। ये कहाँ से आती हैं दोस्तों? ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, हमारे व्हीकुलर पॉल्यूशन से, हमारे जो भी हमारी नेचुरल डे टू डे एक्टिविटीज़ है, उनके कारण ये गैसेस जो है वो पर्यावरण में रिलीज होती हैं, और ये गैसेस आज अपने हाईएस्ट पॉसिबल पॉइंट पर पहुंच चुकी हैं, जिस वजह से पर्यावरण जो है वो गर्म हो जाता है। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो क्या हमारे एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है। इसका क्या काम रहता है सर? जब सूरज की गर्मी या सूरज की किरणें हम तक पहुंचती हैं, पृथ्वी से टकराने के बाद ये किरणें जो है वो वापस जाती हैं।
अगर सारी की सारी रेडिएशन जो सूरज से आती है वो वापस चली जाए तो पृथ्वी पर बहुत कम टेम्परेचर होगा, यानी कि हद से ज़्यादा सर्दी हो जाएगी। सो पृथ्वी के ऊपर एक प्रॉपर वार्म टेम्परेचर बना रहे, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, इस रेडिएशन को वहीं ट्रैप कर लेती है, कुछ हिस्सा इस रेडिएशन का इसको ये पर्यावरण में एटमॉस्फेयर में जो है वो बना के रखती है, जिस वजह से अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा सर्दी का शिकार ना हो जाए ये सुनिश्चित करती है। लेकिन इसकी भी एक लिमिट। अब होता क्या है, जब हम अलग अलग टाइप की ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं उसके कारण एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी इट मीन्स कि अब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो ज़्यादा रेडिएशन को होल्ड करेगा, यानी कि हमारा एटमॉस्फेयर अब पहले से ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। हम लंबे समय से उद्देश्य लेकर के आ रहे हैं कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के कंपैरिजन में 2 डिग्री सेल्सियस से कम जो है वो क्लाइमेट चेंज होना चाहिए या टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। इवन दो ग्लोबली हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट रखा था कि जो हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बिफोर इंडस्ट्रियल टाइम्स था, प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स पे जो टेम्परेचर था उससे अगर हम इंक्रीज भी हों तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का इंक्रीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोमेंट ये टेम्परेचर एज कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स अगर ये 2 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करता है तो बहुत घातक ये पूरी की पूरी पृथ्वी के लिए और पूरी की पूरी मैनकाइंड के लिए हो सकता है। सो हमने उद्देश्य रखा था कि हम इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस पे लिमिट करेंगे, लेकिन सर वैसा भी कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ग्लोबल एम्बिशंस जो है वो फुलफिल हमारे यहाँ पर नहीं हो रही है। अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो सर टॉप 10 रिस्क की हम बात करें अगले 2 सालों में इससे क्या होगा और अगले 10 सालों में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो सर जो इमीडिएट नेक्स्ट 2 ईयर्स में इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है वो ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस होगा। सर कॉस्ट ऑफ लिविंग एकाएक बढ़ जाएगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण जो रेगुलर चीज़ें हैं, जो नेसेसरी चीज़ें हैं, उनकी शॉर्टेज हो सकती है, जिस वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस बढ़ेगा, नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे, जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रंटेशन होगा, अलग अलग कंट्रीज अपने अपने लोगों के लिए रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए एक दूसरे के आमने सामने होंगे। क्लाइमेट चेंज को हम पूरे तरीके से डील जो है वो नहीं कर पाएंगे, लार्ज स्केल एनवायरमेंटल डैमेज इंसिडेंट्स होंगे, क्लाइमेट चेंज एडॉप्शन नहीं होगा, नेचुरल रिसोर्सेज का क्राइसिस होगा और अगले 10 सालों में यही प्रॉब्लम्स जो है वो एक घातक रूप ले लेंगे, जिसमें बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होगा, इकोसिस्टम कोलैप्स करेगा, लार्ज स्केल माइग्रेशंस होंगी। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो हमको बहुत समस्या, ये जिसको हम कहते हैं बहुत गंभीर जोखिम की ओर ले जा रही हैं। ये क्लियर कट इंडिकेशन है इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट की। द वर्ल्ड हैज स्ट्रगल टू रिक्वायर मेक द रिक्वायर्ड प्रोग्रेस ऑन क्लाइमेट चेंज डिस्पाइट 30 इयर्स ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट एडवोकेसी एंड डिप्लोमेसी। अगर हम बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, क्योगो प्रोटोकॉल हो, हम अलग अलग समय पर लंबे समय से क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, क्लाइमेट चेंज पर प्रतिबंध लगाने के लिए अलग अलग फोरम्स पे, अलग अलग बॉडीज में मीटिंग्स करते आए हैं, हम डिप्लोमेसी का सहारा ले रहे हैं, ग्लोबली इस मुद्दे से हम लड़ रहे हैं और ये आज से नहीं पिछले 3 दशकों से चल रहा है। लेकिन इवन देन हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में या उसमें उससे अडाप्ट करने में असफल रहे हैं। और 2011 से शुरू हुआ था, 2011 के बाद से लेकर अब तक ये क्लाइमेट चेंज जो है वो इस धरती के फ्यूचर रिस्क में सबसे ऊपर है। अब क्या होगा कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि हम जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत थी। इस वजह से क्या होगा सर, सोशियो इकोनॉमिक शॉर्ट टर्म क्राइसिस होंगे, हर देश को रिसोर्सेज चाहिए होंगे, देशों के बीच में जियो पॉलिटिकल टेंशन होगा और इन सब चीज़ों में हमारा ध्यान जो है वो जाएगा। विल बी फोकसिंग मोर ऑन दीज टाइप ऑफ सेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जियो पॉलिटिकल कंडीशंस में इन सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस को डील करने में लगे रहेंगे, जिस वजह से हमारा फोकस जो है वो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन से हट जाएगा और वो क्लाइमेट चेंज जो है वो और ज़्यादा डिवास्टेटिंग होती चली जाएगी। दोस्तों, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है इट डोमिनेट्स ग्लोबल रिस्क इन नेक्स्ट 2 years वाइल क्लाइमेट एक्शन फेलियर डोमिनेट्स द नेक्स्ट डिकेड। इनिशियली क्या होगा, सबसे पहले तो आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, जो बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट्स होंगी वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे और आने वाले 10 साल में हमारा जो मेजर कंसर्न होगा वो होगा क्लाइमेट एक्शन फेलियर। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस जो है वो सबसे सीवियर ग्लोबल रिस्क के रूप में जाना जा रहा है। बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, इकोसिस्टम कोलैप्स होगा और इसके डिटीरियोरेटिंग इम्पैक्ट्स जो है वो ग्लोब के ऊपर आएंगे। ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। सर अगर हम इकोनॉमिक फ्रंट पे बात करें तो आने वाले ये जो टाइम्स है ये और ज़्यादा स्टेग्नेशन, डाइवर्जेंस और डिस्ट्रेस लेकर के आएंगे।
वी हैव सीन दो कोविड-19 के बाद से और उसके बाद रशिया यूक्रेन की वॉर जब से चल रही है, तब से ही दुनिया भर में इन्फ्लेशन जो है वो स्काई रॉकेट कर रहा है। रैपिड नॉर्मलाइजेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज, एक लो ग्रोथ एरा आ गया, एक लो इन्वेस्टमेंट एरा आ गया, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा है। इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन और इवन स्टेट्स के पास भी आज उतनी ग्रोथ के लिए, उतनी इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंसेस जो है वो नहीं है। ये इकोनॉमिक प्रेशर जो है वो किसी एक देश पे नहीं, पूरे के पूरे ग्लोब पर आ रहे हैं। इससे क्या होगा सर, इसका सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ता है मिडिल इनकम हाउस होल्ड्स पे। डिसकंटेंट, पॉलिटिकल पोलराइजेशन आएगा, एनहांस्ड सोशल प्रोटेक्शन की जरूरत होगी, इस आम लोगों की सहायता की जरूरत होगी, क्योंकि मिडिल इनकम ग्रुप्स जो हैं वो मेजरली सभी, ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में लास्ट सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होल्ड करते हैं, और यहाँ पर इनको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो एक सोशल डिसकंटेंट पैदा होगा, इन लोगों की जो है वो सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट को काम करना होगा। सो ये सब चीज़ें जो है वो इस ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में पब्लिश की गई हैं। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट की अगर हम बात करें, सबसे पहले व्हाट इज ग्लोबल रिस्क। तो ग्लोबल चैलेंजेस फाउंडेशन जो है, इट मिशंस टू प्रिवेंट और रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैटेस्ट्रॉफ दैट वुड कॉज डेथ ऑफ ओवर 10% ऑफ ह्यूमैनिटी, और ग्लोबल रिस्क कॉजिंग डैमेज ऑन अ सिमिलर स्केल, दिस इज नोन एज ग्लोबल कैटेस्ट्रॉफिक रिस्क। तो वैश्विक स्तर पर किसी प्रकार की आपदा से, किसी प्रकार के कैटास्ट्रॉफ की होने की प्रोबेबिलिटी को कम करना, क्योंकि ये कैटास्ट्रॉफी आपदा इतनी बड़ी हो सकती है कि शायद पूरे के पूरे विश्व की 10% जनसंख्या को इसमें अपनी जान गंवानी पड़े। सो ग्लोबल रिस्क क्या है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसके कारण एटलीस्ट 10% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन जो है उसके लिए खतरा पैदा हो जाए, उस रिस्क को ग्लोबल रिस्क के रूप में जाना जाता है। इट इज द अकरेंस ऑफ इवेंट और कंडीशन विच वुड नेगेटिवली इफेक्ट इम्पैक्ट द सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पॉपुलेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सो सबसे पहले इकोनॉमी, इंडिविजुअल्स और रिसोर्सेज को बड़े स्तर पर जब कोई आपदा, कोई सिचुएशन, कोई इवेंट इंपैक्ट करता है नेगेटिवली, तो उसे ग्लोबल रिस्क कहा जाता है। ग्लोबल रिस्क को स्टडी करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल एक स्टडी जो है वो पब्लिश करता है। ये ग्लोबल इकोनॉमिक जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज करी है अहेड ऑफ एनुअल मीटिंग एंड डाउस इन स्विट्जरलैंड। On the basis of global risk network, the report describes the changes occurring in global risk लैंडस्केप फ्रॉम ईयर टू ईयर। हर साल इस तरीके की रिपोर्ट आती है कि किन किन चीज़ों से खतरा हो सकता है, और अब जो खतरा सबसे बड़ा आ रहा है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रहा है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, हमें याद रखना है कि कैसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को पब्लिश करती है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के लिए बनाई गई थी। 1971 में इसको एस्टेब्लिश किया गया, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इट इज इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड नॉट टाइड टू एनी स्पेशल इंटरेस्ट। सो एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल, एक पारदर्शी और स्वतंत्र इकाई है जो इस तरीके से बनाई गई है कि किसी को भी कोई स्पेशल इंटरेस्ट किसी के वॉच ना करे, ग्लोबली पूरे के पूरे विश्व की बेहतरी के लिए ये काम करे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के अलावा भी कुछ रिपोर्ट्स को पब्लिश करती है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ये कुछ रिपोर्ट्स जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा पब्लिश की जाती हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ विस्तार पूर्वक पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे। दोस्तों, इस तरीके के आर्टिकल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी प्री एंड मेंस। फॉर ऑल दोज हु विल बी अपीयरिंग इन 2022 यूपीएससी इंटरव्यू, आपके लिए अनअकैडमी जो है फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम दे रहा है। इसके लिए आपको हमारे इस नंबर पर कॉल करना है और इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना है। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट आपके लिए, अनअकैडमी सेंटर, अब आप अनअकैडमी सेंटर में जाकर क्लासेस ले पाएंगे। दिल्ली ओल्ड राजेंद्र नगर में आप इन क्लासेस का हिस्सा जो है वो बन सकते हैं। एडमिशन 2024 के फाउंडेशन बैच के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो डेफिनेटली आप इसका पार्ट बने। इसके अलावा अगर आप किसी भी हमारे ऑनलाइन कोर्स में, प्लस या आइकॉनिक कोर्स में एनरोल करते हैं, आपको यूज़ करना है हमारा कोड SAR10, क्योंकि ये कोड आपको मैसिव डिस्काउंट दिलाएगा हमारे सभी कोर्सेज पर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।